हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तो जिनमें सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई और भारत और अमेरिका के मंत्रियों के बीच भी 2+2 वार्ता हुई। तो इसमें जो 2+2 वार्ता की बात है, 2+2 वार्ता में 2 व्यक्ति भारत के रहते हैं और 2 व्यक्ति अमेरिका के रहते हैं। दोनों समकक्ष मंत्री होते हैं। जो मंत्री भारत के रहेंगे उसी पद के मंत्री जो है अमेरिका के रहेंगे। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री दोनों के बीच ये बात हुई। और साथ ही साथ जो भारत के विदेश मंत्री थे और अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे उन दोनों के बीच भी बात हुई। तो इसमें 2 व्यक्ति भारत के थे, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और दोनों ही व्यक्ति अमेरिका के भी थे, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो है इसमें दोनों थे। और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच तो वर्चुअली मीटिंग हुई थी। वर्चुअली मीटिंग का मतलब है कि ये दोनों व्यक्ति आपस में मिले नहीं थे, इन्होंने केवल ऑनलाइन मीटिंग करी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत व अमेरिका को दुनिया के लिए लोकतंत्र की मिसाल बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत और अमेरिका दुनिया के लिए लोकतंत्र की मिसाल है। लोकतंत्र का अर्थ हो जाता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कि जनता द्वारा चुनकर देश के प्रतिनिधि आते हैं। जैसे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ये जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। तो जहाँ पर भी जनता द्वारा निर्वाचित होकर कोई व्यक्ति आता है, जो प्रधान व्यक्ति आता है, तो ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाता है। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र वाला देश है। सबसे पहला संविधान जो है लिखित में अमेरिका में ही आया था। परंतु एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। तो इसमें भारत व अमेरिका के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इनकी बात हुई है। और अमेरिका ने कहा है कि भारत कुल का 10% क्रूड ऑयल अमेरिका से ख़रीदता है। क्रूड ऑयल जो होता है ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ये भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। और क्रूड ऑयल जो होता है ये काले कलर का आता है। ज़मीन से जब ये निकलता है तो ये काले कलर का निकलता है। काले कलर का गाढ़ा रंग रहता है इसका। और इसको फिर बाद में आश्वन द्वारा इसको अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है। और अलग अलग तापमान पर गर्म करने से इसके अलग अलग चीज़ें निकाली जाती है। जैसे तेलों में पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, और इस तरह की चीज़ें इससे निकाली जाती है, गैस भी निकाली जाती है। अगली खबर की बात हम सिक्किम से करेंगे। सिक्किम दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट बना। ऑर्गेनिक फार्मिंग से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और सिंचाई अंतराल भी बढ़ जाता है। हालांकि ये कुछ समय पहले बन चुका था सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो स्टेट है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब हो जाता है कि इस तरह से कृषि करना कि जिसमें जो कीटनाशक है या फिर अन्य जो खाद वगैरह होते हैं, फर्टिलाइज़र्स का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें फर्टिलाइज़र्स का उपयोग नहीं किया जाएगा, कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस तरह की जो कृषि करी जाती है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो गाय का गोबर होता है उसको खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे फसल की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, फसल का जो सिंचाई अंतराल है वो बढ़ता है, फसल में अधिक समय तक पानी रहता है और पानी ज़्यादा ना लेने के कारण उसका ज़मीन के अंदर का वाटर लेवल भी इससे बढ़ जाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। तो सिक्किम दुनिया का पहला ऐसा राज्य है जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। यानी कि सिक्किम में किसी भी तरह से फर्टिलाइज़र्स या कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। वर्ष 2003 में सिक्किम राज्य सरकार ने सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए कार्य करना शुरू किया था। जैविक खेती में कीटनाशक आदि का उपयोग नहीं किया जाता, ये बात हम पहले कर चुके हैं। और सिक्किम को अगर हम देखें तो ये भारत का एक राज्य है जो कि मैप पे यदि हम देखें तो ये यहाँ पर पड़ता है। ये देखिए, ये बिहार है, ये बंगाल है, और बंगाल से लगा हुआ है सिक्किम है। सिक्किम के आसपास सिक्किम चाइना से भी बॉर्डर बनाता है, नेपाल से भी बॉर्डर बनाता है और भूटान से भी बॉर्डर ये बनाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगली खबर है कि वैज्ञानिकों ने समुद्र में ढूंढे 5500 नए वायरस। ये वायरस भविष्य में बीमारियों की वजह बन सकते हैं। ये वायरस कोरोना की तरह है। ये वायरस अरब सागर व प्रशांत महासागर में भी है। वैज्ञानिकों ने काफ़ी समय पहले से समुद्र में खोज कर रहे हैं। उन्होंने ये पता करने की कोशिश करी है कि जो पानी है क्या उसके अंदर किसी तरह के वायरस पाए जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जब इसके बारे में जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने
एक सर्वे किया और उस सर्वे में ये पाया कि समुद्र में 5500 नए वायरस हैं और ये वायरस भविष्य में बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है, कोरोना एक अकेला वायरस इतना परेशान कर रहा है लोगों को, सारी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। तो यदि ये 5500 नए वायरस आते हैं तो ये किस तरह की तबाही मचा सकते हैं। और इसमें मुख्य बात यह है कि अरब सागर और प्रशांत महासागर में भी है। अरब सागर और प्रशांत महासागर भारत को ही छूते हैं। अरब सागर जो है भारत के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। ये चौथी खबर है, इसमें यह है कि पीएम मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अदालज में, अदालज नाम का एक स्थान है, अदालज में अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास एवं शिक्षा परिसर का उद्घाटन किया। तो मोदी जी ने ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है, वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए थे। जहाँ पर ये अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट बना है वहाँ पर ये उपस्थित नहीं हुए थे। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन किया है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे तो मोदी जी ने कहा था कि यदि WTO भारत को परमिशन देता है, तो क्योंकि अन्नपूर्णा धाम की बात है, तो अन्नपूर्णा धाम की बात है, तो अन्नपूर्णा धाम पर से मोदी जी ने कहा था कि भारत के पास अन्न का इस समय इतना भंडार है कि वो अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा कर ही सकता है। साथ ही साथ यदि WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये यदि अनुमति दे तो भारत दुनिया को भी खाद्य जो वस्तु हैं, खासकर जो अनाज है, उसकी सप्लाई कर सकता है। भारत के पास इतना अनाज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि UGC जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उसने कहा है कि अब जो छात्र एक साथ 2 डिग्री करना चाहें भी कर सकते हैं। UGC जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये भारत के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके लिए काम करता है। उनको ये परमिशन देता है किसी भी तरह के कार्य करने की, और उनके लिए कानून बनाता है UGC के ये डायरेक्टर हैं। इस समय जो चेयरमैन है वो ये हैं। और इसने कहा है कि जो भी छात्र एक साथ दो डिग्री करना चाहें, पूर्णकालिक डिग्री रहेगी, उसको ये कर सकते हैं। आगामी सत्र 2022-23 से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसमें जो छात्र यदि 2 डिग्री एक साथ करना चाहें तो वो या तो एक ही कॉलेज से भी कर सकते हैं दोनों डिग्रियां, ये छात्र चाहें तो अलग अलग कॉलेज से दोनों डिग्रियां एक साथ पूर्णकालिक कर सकते हैं। भारत, अगली हम बात करेंगे कि भारत 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 19 देशों व यूरोपियन यूनियन का समूह है। ये विश्व व्यापार का 75% व वैश्विक निवेश का 50% और GDP के 85% का प्रतिनिधित्व करता है। इनके पास विश्व की 2/3 जनसंख्या है। तो G20 की अगर हम बात करें तो G20 दुनिया के 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाई गई एक संस्था है। 1977 में आर्थिक मंदी आई थी। 1977 में आर्थिक मंदी आने के कारण दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं जिनके पास कुल की लगभग व्यापार 75% जो व्यापार करते हैं और जिनके पास 2/3 जनसंख्या है, 2/3 जनसंख्या, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि भविष्य में आर्थिक स्थिति खराब ना हो, उसके लिए हम एक संगठन बनाएंगे। तो उस संगठन में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल हुआ और इन्होंने इस तरह के निर्णय लिए कि भविष्य में किस तरह से काम किया जाए कि जिससे शिक्षा का स्तर भी बढ़े और जो ग्लोबल वार्मिंग है या पर्यावरण से संबंधित जो भी घटना है उन सभी में सुधार हो, सारी चीज़ें अच्छी हों, वातावरण साफ़ हो, तो इस तरह के कार्य करे जाएं। इसके लिए G20 की स्थापना हुई थी। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। G20 में 19 देश आते हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। तो ये केवल ये 20 ही हम बात करें तो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन समेत हम यदि इनको 20 देश मान के चलें तो ये 20 देश विश्व में जो कुल व्यापार होता है उसका 75% तो यही करते हैं। ये 20 देश कुल व्यापार का 75% यही करते हैं। और साथ ही साथ जो निवेश होता है किसी चीज़ के लिए, कोई कंपनियों वगैरह में जो निवेश होता है उसका 85% ये देश करते हैं, 20 देश। और कुल जो उत्पादन होता है GDP यानी सकल घरेलू जो उत्पाद होता है उसका 85% उत्पाद ये करते हैं और 2/3 जनसंख्या विश्व की रखते हैं। तो इसलिए 20 देश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन देशों की कोई भी इनका स्थायी मुख्यालय है नहीं, इनका स्थायी अध्यक्ष कोई नहीं रहता है। ये प्रतिवर्ष अपनी अध्यक्षता बदलते रहते हैं। तो 1 दिसंबर 2022 से और नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत करेगा।
अगली हम भारत के रक्षा मंत्रालय से बात करते हैं। तो भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल किसी भी मौसम और अंधेरे में भी मार क्षमता रखती है। मिसाइल फायर एंड टारगेट पर कार्य करती है। ये हेलिना मिसाइल है। हेलिना मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। भारत के जो राजस्थान के पोखरण है उसमें भी इसकी टेस्टिंग करी गई है और इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। इस तरह से मिसाइल यहाँ से हेलीकॉप्टर छोड़ेगा और ये अपने टारगेट को जाकर ख़त्म करती है। तो फायर एंड टारगेट के सिद्धांत पर ये काम करती है। फायर एंड टारगेट का मतलब है कि यदि एक बार इस मिसाइल को छोड़ दिया जाए तो ये अपना काम पूरा ही करेगी। और इस मिसाइल की जो खासियत है ये वो है कि ये किसी भी मौसम में काम कर सकती है, साथ ही अंधेरे में भी मार सकती है। हेलेना मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने की आसार बताया। भारतीय मौसम विभाग का ये कहना है कि वर्तमान में गर्मी काफ़ी पड़ रही है, टेम्परेचर काफ़ी ऊपर तक जा रहा है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण वर्तमान में तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है। हम अमरनाथ से बात करेंगे। 11 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। ये यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 मई तक चलेगी। 2 साल से कोरोना के कारण इस यात्रा पर रोक लगाई गई थी। तो अमरनाथ जो कि एक तीर्थ स्थान है, हिंदुओं के लिए काफ़ी धार्मिक स्थल, महत्वपूर्ण स्थल है। तो इसके लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है उसकी वेबसाइट पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकते हैं। जो भी व्यक्ति इच्छुक हों अमरनाथ यात्रा करने के, वो 11 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 मई तक चलेगी। और इस यात्रा को कराने के लिए जो व्यक्ति इस यात्रा पर जाना चाहे उसकी न्यूनतम आयु 13 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम वो 75 वर्ष का होना चाहिए। यानी इस आयु सीमा के बीच का यदि कोई व्यक्ति है तो वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आखिरी खबर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 11 अप्रैल से 31 मई तक परीक्षा पर्व 4.0 मनाएगा। 11 अप्रैल से इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ये 4.0 वाला पर्व मनाएगा। इसका मतलब है कि इससे पहले भी ये 3 पर्व मना चुका है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसका जो है ये परीक्षा पर चर्चा करने के लिए इस तरह के कार्य करता है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं इनके यदि मार्क्स कम आते हैं तो वो इसको सहन नहीं कर पाते और काफ़ी सारे स्टूडेंट आत्महत्या जैसे काम भी कर लेते हैं और काफ़ी स्टूडेंट एग्ज़ाम को लेकर परेशान रहते हैं। तो उसके लिए बाल संरक्षण आयोग प्रति वर्ष ये कार्यक्रम चलाता है। इसके तहत लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ ये स्टूडेंट उनके अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत करते हैं और उनको यदि कोई समस्या है तो उसके बारे में ये बात करते हैं और इस तरह की उनसे बात करते हैं कि आप परीक्षा को लेकर ज़्यादा टेंशन ना लें, निश्चिंत रहें और परीक्षा एक एंजॉय करें, परीक्षा को एंजॉय करें और एंजॉय करने के साथ साथ उसको आप परीक्षा दें। ये समस्या वाला विषय नहीं होना चाहिए, इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। तो इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस बार 11 अप्रैल से 31 मई तक परीक्षा पर्व 4.0 मना रहा है।